Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Tamoor Hamid in a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universe of Physics. स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि वेक्टर्स को हमने ऐड करना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स प्रोसेस से। इससे प्रीवियस टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को क्या किया था, डिस्कस किया था। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसका मतलब क्या है, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्या है। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मीन फर्स्ट वी रिजॉल्व ऑल दी वेक्टर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे के सारे वेक्टर्स को जो भी हम ले रहे होते हैं एक्स वाई प्लेन में, उसको हम उनके कंपोनेंट्स में क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। एंड देन एडेड ऑल एक्स कंपोनेंट्स एंड वाई कंपोनेंट्स स्केलरली, और फिर सारे के सारे एक्स कंपोनेंट को और वाई कंपोनेंट को हम स्केलरली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मीन्स दैट फर्स्ट we resolve all the vectors into its components. First we resolve all the vectors into its components and then added all the x and y components and then added ऑल दी एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स स्केलरली, यानी जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस पे लाया कर रहे होते हैं और कंपोनेंट्स वाई एक्सिस पे लाया कर रहे होते हैं उनको हम स्केलरली ऐड कर देते हैं, यानी उनके मैग्नीट्यूड्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब सबसे पहली बात कि आपको पता है कि जो हमारे पास बेसिक रूल होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, वो होता है हमारे पास हेड टू टेल रूल। द बेसिक रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज हेड टू टेल रूल, यानी इससे पहले हमने जब भी वेक्टर्स को ऐड किया है किस तरह ऐड किया है, हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड किया है। लेकिन सम टाइम फॉर कम्प्लेक्स सिचुएशंस बिकम्स डिफ़िकल्ट, जब हमारे पास सिचुएशंस कम्प्लेक्स हो जाती हैं तो उस वक्त हमारे पास वेक्टर्स की एडिशन क्या हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो उसके लिए अनदर मेथड हम यूज़ करते हैं फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और वो मेथड हमारे पास कौन सा होता है, एनालिटिकल मेथड होता है। ठीक है, सम टाइम फॉर कम्प्लेक्स सिचुएशंस बिकम डिफ़िकल्ट, यानी जब हमारे पास कम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाती हैं स्केचिंग स्केल डायग्राम्स में, तो उस वक्त हमारे पास फिर एक अनदर मेथड हम यूज़ करते हैं, और वो मेथड हमारे पास कौन सा होता है, एनालिटिकल मेथड होता है। जो हमारे पास एनालिटिकल मेथड होता है इट इज़ मोर मैथमेटिकल रेदर देन ज्योमेट्रिक, यानी एनालिटिकल मेथड हमारे पास क्या होता है, मोर मैथमेटिकल होता है, यानी उसमें ज़्यादा हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल्स को डिस्कस करते हैं, मैथमेटिकल डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इक्वेशंस को बनाते हैं रेदर देन ज्योमेट्रिकल। अब हम इस एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में असल में करते क्या है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने मैंने ये दो वेक्टर्स ड्रा किए एक्स वाई प्लेन में, ए और बी। लेट अस कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2 अलोंग एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो हमारे पास वेक्टर ए है वो मेरे पास जो एंगल बना रहा है वो एंगल θ1 है, और जो वेक्टर बी है वो जो मेरे पास एंगल बना रहा है वो क्या θ2 है। किस एक्सिस के साथ, अलोंग विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहे हैं और उनकी डायरेक्शन क्या है, उस एंगल की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब हमने सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हम इन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे हेड टू टेल रूल की मदद से। फर्स्ट वी ऐड दीज टू वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए जी, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये मेरे पास इन दोनों का ओरिजिन। अब ए और बी को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करेंगे। तो लेट्स सपोज ये आपके पास एक वेक्टर ए है, दिस इज़ वेक्टर ए। ठीक है, जो मेरे पास एंगल बना रहा है θ1 किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अब जब वेक्टर बी को इसके साथ ऐड करेंगे तो वेक्टर बी का जो मेरे पास टेल होगी उसको वेक्टर ए के हेड से हम कनेक्ट करेंगे। तो ये मेरे पास क्या है जी, वेक्टर बी है, दिस विल बी वेक्टर बी। जो मेरे पास एंगल बना रहा है θ2, जो मेरे पास एंगल कितना बना रहा है, θ2 किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। क्योंकि ये लाइन जो मैंने ड्रा की है, ये दिस लाइन, मैं इसको दोबारा यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ये लाइन मेरे पास एक्स एक्सिस की क्या है, पैरेलल है। जब ये एक्स एक्सिस की पैरेलल होगी तो यहाँ पे इसका जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या है, θ2। अब इन दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं, इन दो वेक्टर्स को जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यहाँ से हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं,
ये जो मेरे पास वेक्टर्स हैं इनका हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। ये इनका मेरे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट। हमने क्या किया, इन दोनों वेक्टर्स को, वेक्टर ए और बी को हेड टू टेल रूल की मदद से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो इन दोनों का रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ गया, आर आ गया। इन दोनों का रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ गया, आर। अब यहाँ से बात को समझिए, इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी इस आर का अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से, इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी इस आर का अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें किसकी मदद से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से, देन वी रिजॉल्व वेक्टर ए एंड बी इनटू इट्स कंपोनेंट। तो फिर हम क्या करेंगे, वेक्टर ए और बी को उसके कंपोनेंट में क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। देन फर्स्ट वी रिजॉल्व वेक्टर ए एंड बी इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो फिर हम क्या करेंगे, वेक्टर ए और बी को उसके कंपोनेंट में क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। अब जो वेक्टर ए होगा इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। इस तरह वेक्टर बी जो होगा इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा क्या होगा, वाई कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम इनको इनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो देखें, इस वेक्टर ए के जो मेरे पास हेड है, यहाँ से एक मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, ये। अब ये जो मेरे पास वेक्टर ए है, ठीक है, इससे यहाँ से मैंने इसकी जो हेड है, इससे जो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन जो मैंने ड्रॉ की, ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे आके लाई की है, ठीक है। अब सबसे पहले इनको हम पॉइंट्स का नाम देते हैं। ये मेरे पास ओ है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दिस पॉइंट विल बी वेक्टर पॉइंट सी, ये मेरे पास क्या हो गया, डी हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, डी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये पॉइंट मेरे पास ई हो गया, ये पॉइंट मेरे पास क्या हो गया, ई हो गया। अब देखें, जो मेरे पास ये ओ से लेके ई तक लाइन है, ये मेरे पास इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है। ये मेरे पास वेक्टर ए का क्या, एक्स कंपोनेंट, जिसको हम कह देंगे ए एक्स, जिसको हम क्या कह देंगे, ए एक्स। इसी तरह ये जो मेरे पास सी ई लाइन है, ये मेरे पास वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है, जिसको हम कह देंगे ए वाई, जिसको हम क्या कह देंगे, ए वाई। इसी तरह इस वेक्टर बी को भी हमने उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो वेक्टर बी को जब उसके कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करेंगे तो वेक्टर बी के हेड से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब ये लाइन जिस पॉइंट पे आके मीट करती है, इस पॉइंट को मैं लेट्स सपोज नाम दे देता हूँ, ई आ गया, एफ आ गया जी। ये पॉइंट मेरे पास क्या है, एफ। और इसी तरह यहाँ से इस पॉइंट सी से जो हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये मेरे पास इस पॉइंट पे जाके मिलती है। इस पॉइंट को मैंने जी का नाम दे दिया। तो देखें यहाँ पे भी जो मेरे पास ये वेक्टर बी है, ठीक है, इसका ये जो मेरे पास कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दिस कंपोनेंट विल बी एक्स कंपोनेंट। ये जो मेरे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है, ये इस वेक्टर बी का मेरे पास कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है। और इसी तरह ये जो लाइन मेरे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये मेरे पास इस वेक्टर बी का कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट। तो ये हमने वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट में क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। अब रिजॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, सारे के सारे वेक्टर्स के जो कंपोनेंट मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे होंगे, वो मेरे पास होगा रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस। वो मेरे पास क्या होंगे, रिजल्टेंट कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और जो सारे के सारे वेक्टर्स के मेरे पास कंपोनेंट वाई एक्सिस के साथ आ रहे होंगे, वो मेरे पास होंगे रिजल्टेंट कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, रिजल्टेंट कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखें, ये लाइन जो मेरे पास वेक्टर बी का जो मेरे पास एक्स कंपोनेंट है, ये लाइन मेरे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन को भी हम बी एक्स कह सकते हैं। ये लाइन भी मेरे पास क्या है, बी एक्स है। तो यहाँ पे जैसे ही वेक्टर आर को हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहा ऑन द बेसिस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो हमने वेक्टर ए और बी को उसके कंपोनेंट्स में क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। अब हमारे पास जो वेक्टर ए और बी के कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, वो हमारे पास है रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस। और जो मेरे पास वेक्टर ए और बी के कंपोनेंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, वो है मेरे पास रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस। अब देखें, यहाँ पे हमने फाइंड करनी है चार चीज़ें, हमने फाइंड करनी चार चीज़ें, मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स, आर वाई, आर
ये तीन चीज़ें, और एंगल थीटा की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये एंगल थीटा मेरे पास यहाँ से इस रिजल्टेंट कंपोनेंट का हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फाइंड करने जा रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं। अब देखें यहाँ से ये आर एक्स कंपोनेंट है मेरे पास, एक्स कंपोनेंट मतलब कि, तो देखें ये ओ से लेके एफ तक, ओ से लेके एफ तक एक लाइन लें, ओ एफ लाइन, ठीक है। ये मेरे पास किसकी इक्वल है, ओ एफ लाइन, ओ ई प्लस ई एफ, ओ ई प्लस ई एफ, ओ ई प्लस ई एफ। जो मेरे पास लाइन ओ एफ है, ये ओ एफ लाइन, ओ से लेके एफ तक लाइन, ये मेरे पास किसकी इक्वल है, ओ ई प्लस ई एफ, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे ओ से लेके एफ तक जो मेरे पास लाइन है, ये बेसिकली मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, आर एक्स इज इक्वल टू ओ से लेके ई तक मेरे पास क्या है, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट ए एक्स, प्लस ई से लेके एफ तक क्या है, बी एक्स, यानी वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट। तो आर एक्स जो मेरे पास हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स, वो मेरे पास किसके इक्वल आ गया, ए एक्स प्लस बी एक्स के। अब ये देखें जो ए एक्स प्लस बी एक्स है मेरे पास, व्हाट इज दिस, ये मेरे पास वेक्टर ए और बी के वो कंपोनेंट हैं जो एक्स कंपोनेंट के लांग लाई कर रहे हैं, इनको हमने ऐड कर दी है। इसी तरह अब दूसरी चीज मैंने क्या फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वाई, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वाई। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर वाई फाइंड करने के लिए भी सबसे पहले देखें, आप लाइन ले लें डी एफ, ये डी एफ मैंने लाइन ले ली, ये डी एफ लाइन मेरे पास किसकी इक्वल है, एफ जी प्लस एफ जी, यानी एफ से लेके जी तक प्लस जी डी। आप इन अल्फ़ाबेट्स का कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये जो एफ से लेके जी तक लाइन है, ये मेरे पास किसके पैरेलल है, सी ई लाइन के पैरेलल है। तो जब मेरे पास सी ई लाइन ए वाई की इक्वल होगी, तो ऑटोमेटिकली जो मेरे पास जी एफ लाइन होगी, एफ जी लाइन होगी, वो मेरे पास किसकी इक्वल होगी, ए वाई की इक्वल होगी। तो इट्स मीन ये मेरे पास क्या आ गया, ए वाई आ गया, प्लस जी डी लाइन मेरे पास किसकी इक्वल है, बी वाई के, बी वाई लिख दिया। इसी तरह जो मेरे पास ये पूरी की पूरी लाइन है डी एफ, ये मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस, आर वाई, आर वाई। तो देखें आर वाई मेरे पास किसकी इक्वल आ गया जी, ए वाई प्लस बी वाई, यानी ए वाई प्लस बी वाई मेरे पास क्या है, वेक्टर ए और बी के वो कंपोनेंट्स हैं जो वाई एक्सिस के लांग क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। अब इसी तरह हमने तीसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इस आर का जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर में हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या ये है, इस तरह हमारे पास ट्रायंगल एक बनती है, दिस वन, ये आर एक्स, ये आर वाई, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास बेसिकली क्या है, आर, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है, आर एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, आर वाई, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए वैल्यूज पुट कर दें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई। हमें आर की वैल्यू चाहिए, जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू आर स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस आर स्क्वायर ऑफ वाई होल अंडर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस रिजल्टेंट आर की वैल्यू आ जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब इसी तरह वैल्यूज पुट कर दें आर एक्स और आर वाई की, तो आपके पास मजीद एक इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से, आर एक्स की आर एक्स की क्या वैल्यू है, ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, इस तरह ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ गया। अब लास्ट चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, एंगल थीटा। लास्ट चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, एंगल थीटा। तो देखिए जी यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए, टू फाइंड
एंगल थीटा। यानी एंगल थीटा को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेंजेंट थीटा। टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखिए जी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? आर वाई, बेस क्या है? आर एक्स। थीटा की वैल्यू चाहिए, टेन साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस इक्वेशन की दोनों साइड आप टेन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय टेन इनवर्स, दोनों साइड पे टेन इनवर्स से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। ये टेन इनवर्स से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। ये आपके पास क्या आ जाएगा? थीटा को फाइंड करने की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें आर वाई और आर एक्स की। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, आर वाई की वैल्यू क्या है? ए वाई प्लस बी वाई, आर एक्स की वैल्यू क्या है? ए एक्स प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे सारी, ठीक है, उन वैल्यूज़ को ऐड करके ए वाई प्लस बी वाई को और इस तरह ए एक्स प्लस बी एक्स को उनको डिवाइड करेंगे, उनका इन्वर्स लेंगे, आपके पास एंगल थीटा आ जाएगा। ठीक है, जो ये रिजल्टेंट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होगा। अब ये तो हमारे पास दो वेक्टर्स थे। अब अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों, को प्लेनर वेक्टर्स हों हमारे पास, ठीक है, यानी कि दो से ज़्यादा हमारे पास क्या हो वेक्टर्स हों, तो उसके लिए हम क्या कंडीशन यूज़ करेंगे? जनरलाइज्ड फॉर्म इसी की, इन जनरलाइज्ड फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म से मुराद फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स में जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा और जो हमारे पास यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर होगा और जो हमारे पास एंगल थीटा होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर से मुराद कि अगर मेरे पास वेक्टर ए बी सी डी ई अप टू सो ऑन लाई कर रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो आर होगा, जो हमारे पास क्या होगा? आर यानी मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का, वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? वो हमारे पास एज सच इस तरह इक्वल होगा, आर इज इक्वल टू आर एक्स, आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई के इक्वल होगा। लेकिन जब हमारे पास ए बी सी डी ई वेक्टर्स हो जाएंगे तो हमारे पास वो फिर किसके इक्वल हो जाएगा? आर। ठीक है, आर एक्स की जगह फिर हम क्या लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस अप टू सो ऑन, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह आर वाई की जगह ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस अप टू सो ऑन, इसका भी हमारे पास क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर की क्या होगी? जनरलाइज्ड फॉर्म होगी कोप्लेनर्स के लिए। इसी तरह जब हम एंगल थीटा फाइंड करेंगे तो थीटा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स ऑफ हमारे पास क्या होता है? आर वाई बाई आर एक्स होता है। तो जनरलाइज फॉर्म में हम इसको फिर किस तरह लिख देंगे? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म होगी एंगल थीटा की। किसके लिए? फॉर कोप्लेनर्स के लिए। इन्हें दो से ज़्यादा आपके पास वेक्टर हों, 3 4 5 अप टू सो ऑन जितने भी हों, उनके लिए मैग्नीट्यूड की फॉर्म आपके पास ये होगी और एंगल थीटा के लिए यानी आपके पास फॉर्म ये होगी। अब ये जो हमारे पास एंगल थीटा है, ठीक है, ये हमेशा जो हमारे पास इस रिजल्टेंट वेक्टर के साथ एंगल थीटा बनेगा, ये एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस के साथ बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखें एक्स वाई प्लेन के अलावा हमारे पास और 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब उसमें हम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें हम कैसे डिस्कस करेंगे जी? सबसे पहले यहाँ पे मैं 4 क्वाड्रेंट्स ड्रा करता हूँ, एक्स वाई एक्स प्राइम वाई प्राइम। अब ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट, दिस विल बी थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास एक्स होगा इसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? पॉजिटिव होगी। जो जेड होगा, ठीक है, ऑल नेगेटिव, यहाँ पे x की वैल्यू भी नेगेटिव होगी और y की वैल्यू भी क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, इस तरह जो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा इसमें हमारे पास x पॉजिटिव
y नेगेटिव। अब देखें, अगर मेरे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है r की बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर ये मेरे पास किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका जब हम एंगल फाइंड करेंगे थीटा, इसका जब हम एंगल क्या फाइंड करेंगे थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरे पास एंगल थीटा होगा वो मेरे पास इक्वल होगा फाई के, वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, फाई के। फाई यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, फाई यहाँ पे 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 90 तक हमारे पास कोई भी हो सकता है, 90 से कम, 0 से लेकर 90 तक कोई भी हमारे पास एंगल हो सकता है। तो जब हमारे पास एक्स वाई प्लेन में, यानी जब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट वेक्टर लाई कर रहा है, तो उस वक्त जो हमारे पास एंगल थीटा होगा वो थीटा हमारे पास फाई के इक्वल होगा। और ये फाई मेरे पास कोई भी एंगल हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। तो जो एंगल थीटा होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बात को समझ जाएं, तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे मैं 60 ड्रा कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास टोटल एंगल कितना होता है, 90, सेकंड में 90 हम और ऐड करते हैं, कितना हो जाता है, 180। तो जब मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, तो ये एंगल जो मेरे पास होगा, दिस एंगल विल बी एंगल फाई, ये एंगल मेरे पास क्या होगा, एंगल फाई, ये एंगल मेरे पास क्या होगा, एंगल फाई। तो जब यहाँ पे एंगल थीटा की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे जब हम किसकी फाइंड करेंगे, एंगल थीटा की वैल्यू, कि एंगल थीटा हमारे पास कितना है, तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, 180 डिग्री में से -5 करेंगे, 180 डिग्री में से क्या करेंगे, -5। क्यों, क्योंकि सारा एंगल हमारे पास कितना होता है, 0 से लेकर यहाँ तक 180। ठीक है, तो 180 में से जब इस फाई की वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ तक ये एंगल थीटा की हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल थीटा की वैल्यू हम सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे फाइंड करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस हम क्या करेंगे, 5 करेंगे। अब इसी तरह अगर हमारे पास रिजल्टेंट लाई कर रहा हो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हमारे पास एंगल 5 होगा, दिस विल बी एंगल 5। अब इस एंगल 5 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इस एंगल 5 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखें यहाँ तक हमारे पास क्या है, 180 डिग्री है ना, तो 180 में 5 को हम ऐड कर देंगे, 180 डिग्री प्लस 5 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल थीटा की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास होगा। 180 में हम क्या करेंगे, +5 को ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर मेरे पास रिजल्टेंट लाई कर रहा हो फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर मेरे पास रिजल्टेंट कहाँ पे लाई कर रहा हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में पूरे का पूरा एंगल आपके पास कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, 360। तो ये एंगल 5 अगर आप फाइंड करें, दिस एंगल 5, इसकी वैल्यू एंगल 5 की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, ये एंगल 5 हमारे पास होगा। तो अगर एंगल थीटा की वैल्यू आप फोर्थ क्वाड्रेंट में फाइंड करना चाहें, एंगल थीटा की वैल्यू किस में फाइंड करना चाहें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 360 में से -5 करेंगे आप, 360 में से क्या करेंगे, -5 करेंगे, तो आपके पास एंगल थीटा की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, यहाँ तक एंगल थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल इज डैट, जब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट वेक्टर लाई कर रहा होगा, उस वक्त हमारे पास थीटा की वैल्यू वही होगी जो हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, 5 की वैल्यू होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हमारे पास एंगल थीटा की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी हो, तो हम 180 डिग्री में से -5 करते हैं, 180 में से क्या करते हैं, -5 करते हैं, तो एंगल थीटा की वैल्यू हो जाती है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम फाइंड करना चाहें, ठीक है, तो हम 180 में +5 करते हैं, या आप 270 में से -5 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, आएगा आपके पास आंसर वही एंगल थीटा की वैल्यू आएगी। इसी तरह अगर हमारे पास एंगल थीटा की वैल्यू हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में फाइंड करनी है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर अगर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप 360 में से -5 ऐड कर सकते हैं, या आप 270 में +5 भी ऐड कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसमें हमारे पास जब रिजल्टेंट वेक्टर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहा हो, तो उसमें हम एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन कंडीशंस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आई होप कि आपके पास ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला टॉपिक है, आपको इसके बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ये जो हमने अभी चीज़ें डिस्कस की हैं, ये हमारे पास MCQs के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ना एक MCQs हमारे पास इसमें से आता होता है, कह देता है अगर हम क्वेश्चन में से MCQs में इस तरह भी कह देता है, इफ़ अ रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, व्हाट विल बी द एंगल थीटा, एंगल थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद होंगी, तो ऑटोमेटिकली आप उसको वहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। तो आई होप कि इसके बारे में आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। इसके बाद जो हमारे पास लेक्चर होगा वो हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में होगा। ठीक है,
तो स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अगेंस्ट किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, आपको वहाँ पे उसका जवाब भी दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।